नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम आज की मुलाकात में। कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करा रहे हैं जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी रहा है, जो देश सेवा और देश के विकास की विभिन्न योजनाओं में जिन्होंने अपनी भागीदारी दी है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ है मेजर सुधीर खन्ना जी। सुधीर खन्ना जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जी सुधीर खन्ना जी, आपसे बातों का सिलसिला हम आपके बचपन से शुरू करना चाहेंगे। जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई। दीक्षा जी, ऐसे है कि मेरा जन्म यहाँ शिमले में ही हुआ था जी 1943 में। जी कोई 12 फुट कह रहा हूँ, 8 फुट बर्फ़ पड़ी हुई थी जी जब मैं अस्पताल में जमा था। मेरी माता जी अकेले थे, वहाँ कोई आ नहीं पाया जी क्योंकि इतनी सारी बर्फ़ थी। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, पहले उसी को वही बोलते थे, आजकल KVMG जी कमला नेहरू हॉस्पिटल। कमला नेहरू हॉस्पिटल वहाँ पर है। जी। मैं पीछे गया था उस कमरे को देखने जी। जहाँ मेरे जन्म हुआ था। लेकिन परमिशन नहीं ले पाया। तो आपकी जो शिक्षा है, क्या वहीं आपने जो शिमला में ही आपकी शिक्षा दीक्षा हुई या शिक्षा के लिए आप शिमला से बाहर गए? नहीं, मेरी शिक्षा शिमले में ही हुई। जी पहले एक छोटा सा स्कूल होता था लेडीज़ पार्क के ऊपर, ग्रामर स्कूल, जी वहाँ से शुरू करी। ग्रामर स्कूल शिफ्ट किया वहाँ से नीचे। जी नीचे मैंने इसको क्या बोलते हैं, मॉल रोड पर, जी वहाँ पर। फिर उधर से मेरे को लोरेटो कॉन्वेंट शाले में डाला। जी उसकी फ़ोटोग्राफ्स हैं कहीं मेरे पास। शाले से मैं सेंट एडवर्ड्स गया। सेंट एडवर्ड्स से 1 साल के लिए सनार भेजा। जी पसंद नहीं आया, सनार पसंद नहीं आया तो उन्होंने मेरे को बिशप कॉटन स्कूल में डाल दिया। जी वहाँ मेरी पूरी शिक्षा हुई जी 7 साल। तो जिस तरह से आपने जब अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो उसके बाद में आप जो हैं आर्मी में चले गए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास बहुत सारे विकल्प थे, आप कोई और ऑप्शन भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आपने जो है वो आर्मी को ही चुना? देखिए जी, मेरे 2 मामी आर्मी में थे। जी एक मामा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली में मारे गए थे। जी और मैं उनको देखकर आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। जी तो इमरजेंसी कमीशन चल रही थी उन दिनों में। मेरे मामा जी ने बोला कि आप इमरजेंसी में मत जाइए, आप शॉर्ट सर्विस कमीशन जब शुरू होगी उसमें जाइए, आपको तजुर्बा भी हो जाएगा। अगर आपने छोड़नी है तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी BA कर ली थी। जी तो इसलिए मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में गया था जी और कोई रिग्रेट नहीं है उसमें। जी क्यों छोड़ी? जी हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन में हमारे 4 साल का रिज़ल्ट देखा जाता था और उसके बाद वो डिसाइड करते थे कि 5वें साल में आपको कमीशन दी जाएगी, जी 1 साल की सीनियरिटी लूज़ करने के बाद। जी लेकिन 4थे साल में इन्होंने बोला कि आप फिर से जाइए जी SSB के लिए, जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन करी जी कि क्या इसका मतलब ये है कि हम पिछले 4 साल अफसर का काम कर रहे हैं, हम अफसर नहीं हैं, जी और आप चेंज कैसे कर सकते हैं? हमने साइन किया हुआ है। जी तो तो इस तरह से आपने जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है कम समय के लिए जो है आर्मी में जो है अपना कार्य किया। आपने 1965 का जो भारत पाक युद्ध था उसमें भी भाग लिया, तो उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। कैसा आपका अनुभव रहा, क्या आपकी भूमिका थी युद्ध के दौरान? आप हमसे कोई उस समय का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करें? खुशी के साथ जी। जी हमारी जो पलटन थी, जी हम पीस पोस्टिंग में थे। जी हमारे को शाम को 4 बजे बताया गया कि आप अपने कपड़ों को डाई कर लीजिए और जाने के लिए तैयार हो जाइए। जी तो कोर्ट में गए, अपना सामान लिया, बनियान, कच्छे, रुमाल सारे हरे रंग में डाई किए, और 1 टन ट्रक होते थे उन दिनों में, उसमें बैठ गए। ये नहीं पता था कहाँ जा रहे। अब रातों रात चलते गए। तकरीबन 80 या 90 नाले पार करे होंगे, क्योंकि नाले का था
पत्थरों के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो जी हड्डियाँ हिल जाती हैं। तो कोई 80 नाले पार करने के बाद हम बाहर निकले, थोड़ी टांगे हिलाई और बोला गया कि हमारे जो सूबेदार थे उन्होंने बोला कि इधर अपनी ट्रेंचेस शुरू कर दो। जी तो खोदना शुरू कर दिया। अब टाइम हो गया होगा तकरीबन 3-3:30 बजे रात के, जी जबकि हमारे को आवाज़ आई टैंकों की। और ये छम का इलाका था। छम से थोड़ा आगे, छम और जौरिया के दर बीच में, तो ये सवेरे के 3 बजे के करीब एक टैंक दिखा। उसके पीछे दूसरे टैंक, मशीन गन्स, सर्च लाइट्स और लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह अकबर बोल रहे थे। और बोल रहे थे नेपाली में कि गोरखे लोग आप यहाँ से चले जाओ। मेरी पलटन गोरखों की थी, जी नहीं तो हम आपको काट देंगे। तो हमारे अपने गोरखे जो वहाँ पर लगे हुए थे वो कह रहे थे तुम अपना मुंह तो दिखाओ, दिखाते हैं कौन का क्या काटता है। मेरे को इतनी नेपाली आती नहीं थी, लेकिन इतना तो मैं समझ गया था कि वो हिलने वाले नहीं थे अपने गोरखे। जी इतनी देर में एक टैंक आगे को आया। हमारे उस टाइम हमारे पास एक जीप होती थी जिसके ऊपर एक लंबी सी तोफ लगाई जाती थी जिसको आरसीएल गन बोलते थे। जी वो अब दिखती नहीं है। तो आरसीएल गन का ऐसे है कि जब उसको फायर करते हो तो पीछे एक शोला निकलता है 300 गज तक। जो कुछ भी उस 300 गज में होता है ट्रायंगल में वो जल जाता है। जी और साथ में वो गन की लोकेशन पता चल जाती है। गन जीप पर माउंट होती थी, एक ड्राइवर होता था, एक लोडर और एक एम करके फायर करने वाला। जी तो ड्रिल ये होती थी कि टैंक को देखा, एम किया और फायर किया। जी फायर करने के बाद ये नहीं देखा कि गई का अपनी रॉकेट, उस जीप को वहाँ से हटा दिया जाता है। जी दूसरी जगह लोकेशन पहले की चूज़ करी होती है। तो ये जो आरसीएल जीप थी मेरे से कोई 50 गज दाहिनी तरफ होती। जी तो नर बहादुर था जिसने ये टैंक जो आगे को आया था उसको फायर किया जी और भागा। हम वो रॉकेट जो जा रही थी उसको देखते गए कि यूं यूं घूम के टैंक को लगी। टैंक को लगने के बाद कुछ नहीं हुआ, टंग, और कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा कि यार ये डर तो नहीं निकला। डर भी हो जाता है कभी कभी। जी तो चुपचाप बैठे रहे, सब के सब तैयार कि अगर टैंक या उनके आदमी आएंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। जी कुछ नहीं हुआ, दूसरा टैंक पीछे चला गया। बाकी के जो उनकी मशीन गन और सर्च लाइट थी वो भी गायब हो गई। जी हम तैयार बैठे हुए थे, यानी कि एक टर्म बोलते हैं हम स्टैंड टू, जी यानी कि एकदम तैयार, उंगलियां उस पर कि कुछ भी दिखे तो। अब तरीका क्या होता है कि फर्स्ट लाइट से पहले दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए चुपचाप से अटैक करते हैं। तो हम एक एक ये झाड़ी का देख रहे थे कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। लाइट आई थोड़ी सी, टैंक वही का वही, कोई आदमी नहीं आया, वो आया ही नहीं। दिन आ गया, कोई आया नहीं, लेकिन हम थोड़े रिलैक्स हो गए। जी वो टैंक वही का वही खड़ा हुआ था। पूरा दिन हम देखते रहे कि वो टैंक वहाँ खड़ा हुआ है। हमारे पास जो टैंक्स उस इलाके में थे, 6 टैंक थे हमारे पास। 2 तो पहले ही उड़ गए थे, छोटे वाले। जी जीप जितने, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के छोटे टैंक थे। उनको बोला कि आप उनको खींच के निकाल दीजिए। वो कहते हैं नहीं, ये उन्होंने बेट के तौर पर रखा हुआ है, अगर हम निकले तो हमारे को उड़ा देंगे। और उड़ भी जाते तो वो नहीं हिले। शाम को हमारे कर्नल साहब ने बुलाया मीटिंग अपने बंकर में। मीटिंग के दौरान उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ है, इन्होंने कहाँ से अटैक किया है और कहाँ तक ये पहुँच गए हैं। हम थे छमेरे इलाके में, हमारे बाईं तरफ और पीछे चिनाब दरिया था,
चिनाब के परली साइड में एक चिकन नेक बोलते हैं, जो हमारा इलाका पाकिस्तान में जाता है। चिकन नेक में भी लड़ाई हो रही थी। तो सीओ साहब ने बोला कि इस टैंक को तो हमने लेना है वापस। शाम को एक पेट्रोल जाएगा, इसका चेक करेगा। हमारे पास 2 सूबेदार थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस थे जी। नहीं, एक नायब सूबेदार और एक सूबेदार, और एक हमारे कैप्टन साहब धोंडियाल को बोला कि तू जाएगा। धोंडियाल बड़ा चालाक और अच्छा आदमी था, ये अपने पौड़ी गढ़वाल का। तो मैं देख रहा था कि भाई यंगस्टर हूँ और मेरे को चांस मिल जाए, आप भी इसमें भाग लेना चाहते थे? मैं बहुत उत्सुक था। तो कर्नल साहब ने मेरे को देखा कि खन्ना तू जाना चाहता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमारे को जूनियर जो हैं बोलना नहीं अलाउड। जूनियर्स आर सपोज टू बी सीन नॉट स्पोकन। उनको चुपचाप रहकर सारी चीजों को सीखना है, बोलना बिल्कुल नहीं है जी। तो धोंडियाल को बोला कि इसको भी ले जाओ साथ में। तो हम कह सकते हैं खन्ना जी कि जो वो आपका एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अद्भुत था उस समय का, और बहुत ज़्यादा आपने उससे सीखा। बहुत ज़्यादा उससे सीखा, और वो मैं भूल नहीं पाऊँगा कभी भी जी। क्योंकि जब हम वहाँ पर जाने लगे जी, तो हमारे को तो तैयारी से जाना था, माइंड फील्ड के बीच में से जाना था। हमारे को नहीं मालूम था कि वहाँ माइंड है कि नहीं, हमने खुद लगाई हुई थी, लेकिन वो तो हमारे को मालूम है कि कहाँ कैसी माइंड होती है। एक लाइन में धोंडियाल आगे था, हम गए, पहले सूबेदार साहब आगे निकल गए टैंक के, दूसरे सूबेदार साहब दूसरी साइड से निकल गए, पूरा चेक करके फिर उन्होंने सिग्नल दिया, धोंडियाल आगे गया और हम टैंक के ऊपर चढ़े। कुछ नहीं हुआ। हमने कहा यार कुछ ना कुछ तो होने वाला है, तैयार, बिल्कुल तैयार। हुड खोला, अंदर से बास आई, अंदर गए, टॉर्च निकाली, देखा तो 3 व्यक्ति वहाँ मरे पड़े थे जी। एक के नीचे मैप केस था, तो उसको हटाया, मैप केस निकाला, उसकी पिस्तौल निकाली, एक कंपस था वहाँ पर पड़ा, वो कंपस उठाया, मैप केस, कंपस, और एक और चीज़ थी अभी याद नहीं आ रही जी, जो हमने उठाई जी, और उन सबके डॉग टैग निकाले जी। मरे हों के। हुआ क्या था कि जो ये टैंक था ये पैटर्न टैंक था जी। तो जो हमारी रॉकेट लगी थी वो अंदर जाके आग नहीं उसकी पहुंच पाई जी। उसकी आग इन लोगों को जला दी है, लेकिन आगे जो एम्युनिशन पड़ी थी उस वहाँ तक नहीं पहुंची जी। इसलिए वो फटा नहीं। तो हमने ये सारी चीज़ें निकाल के बाहर आए, मैं अपने सूबेदार साहब को बुलाया, वापस आ गए और दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं इससे पता चला कि ये कौन सी रेजिमेंट थी, और ये हमारी मेस में पड़ी हुई है डिस्प्ले में जी। तो ये आपका उस समय का एक्सपीरियंस था जो आप आज तक जो आपके जहन में है। देखिए उस वक़्त जो मेरे में डर था ना जी, जिससे कि डर, और मैं सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि एक तो एक्साइटमेंट थी, दूसरा डर था जी। और मैंने अपने आप में संकल्प लिया हुआ था कि मैंने करना है जी। एक बार ही अंदर चले गए और वो देखा तो फिर वो दर्द पूरा चला गया, वो खत्म हो गया। जी। मेजर खन्ना, जिस तरह से आपने आर्मी में जो है अपने युद्ध में भाग लिया, उसके बाद जो है युद्ध खत्म होने के बाद आपने यंग ऑफिसर्स को ट्रेन करने का काम भी किया, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ये दायित्व आपको कैसे मिला और कैसा अनुभव रहा? देखिए मैं आर्मी में उस वक़्त, उसके बाद मैंने 2 कोर्सेज करे। कोर्सेज भेजे जाते हैं हमारे को कि आप जाके वेपन्स का सीख लो, कैसे इसको चलाना है, क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद मेरे को कमांडो में भेजा गया, कमांडो में भी कि क्या क्या करना, दूसरे ऑफिसर्स के साथ कंपटीशन होती रहती है। तीसरा मेरे को भेजा गया माउंटेन वॉरफेयर में, क्योंकि गर्मी बहुत थी जहाँ पर मैं था जी। और मेरे एडजुटेंट ने बोला कि तू 2 कोर्स करके आया, तेरे को भेज दे माउंटेन वॉरफेयर। माउंटेन वॉरफेयर कोर्स होता था जहाँ पर लोगों को पनिशमेंट के तौर पर भेजा जाता था जी। मैंने कहा जरूर भेजो जी, मेरे को ये गर्मी बहुत लग रही है, तो भेज दिया सोनमर्ग। सोनमर्ग में मैंने माउंटेन वॉरफेयर करी, उधर भी अच्छा रिजल्ट मिला।
इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिली, तो खुशी, अब 3 जगह मेरे को इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिल चुकी थी, कमांडो में, वेपन्स में, माउंटेन वॉरफेयर में। वापस आया, मेरी पोस्टिंग का टाइम आ गया था, हर 2 साल के बाद पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग हुई तो उन्होंने मेरे को पोस्ट कर दिया इन्फेंट्री स्कूल माऊ। इन्फेंट्री स्कूल माऊ में मेरे को PWN में भेज दिया कि भाई इनको बंदूकें चलाना सिखाओ। बंदूकें चलाने सिखा रहा था, तो मेस में मेरी बातचीत होती रहती थी दूसरे ऑफिसर्स के। मैं कि ये सारा जो हम कर रहे हैं ये यंग ऑफिसर्स को ट्रेन नहीं हो रहा जी। यंग ऑफिसर को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ऐसे ऐसे जैसे पहले भी दी जाती थी। तो वो बात का आगे को चला गया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बायो विंग शुरू करें इन्फेंट्री के लिए। उस बायो विंग में बेस्ट ऑफिसर्स लाने थे। तो एक तो जनरल मैथ्यू थॉमस उस वक्त कर्नल थे, मेजर नानावती उस वक्त मेजर ही थे, और मैं था सेकंड लेफ्टिनेंट। मेरे को उन्होंने खींच लिया कि आप बन जाइए, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये तो नई पोस्टिंग थी, नया विंग था, सारे के सारे ऑफिसर्स जो वहाँ थे वो इसमें आना चाहते थे क्योंकि ये प्रिविलेज होती है। लेकिन कर्नल ये जनरल थॉमस ने ये डिसाइड किया था कि हर एक रेजिमेंट से उनका बेस्ट ऑफिसर जो किसी चीज़ में माहिर हो वो लाया जाएगा, ताकि जो यंग ऑफिसर्स आएंगे उनको ये दिखाया जाए कि कैसा क्या चाहिए। तो वायो विंग शुरू किया। वायो विंग की सारी एक्सरसाइजेज क्या क्या करना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग का पूरा किया। नानावती और मैंने जी। हम दोनों साथ में रहते थे, तो हम डिस्कस करते थे कि क्या किया जाए। शाम को उनके साथ गेम्स खेलते थे, रात को मेस में जाके हम उनके साथ खाना खाते थे, फिर अपनी ये क्या कहते हैं एक्सरसाइज लिख के सवेरे प्रिंटिंग वो क्या उन दिनों में साइक्लोस्टाइल होती थी, साइक्लोस्टाइल के लिए देके सवेरे 4 बजे पीटी के लिए तैयार होते थे कि चेक करने के लिए सारे होते। बड़ा अच्छा समय था। लेकिन अलग सा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। अलग सा एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल भी थे जी दूसरों के लिए। तो 3 कोर्सेज हमने वहाँ मांग में करे। लेकिन 71 का वॉर शुरू होने वाला था, उसके लिए तैयारी करनी थी। तैयारी करने के लिए जितने भी कोर्सेज थे माऊ में उनको डबल किया गया जी। जनरल मैनेजर शो थे उस वक्त जनरल, हमारे कोर्सेज डबल किए गए। तो वायोज का इतना प्रायोरिटी नहीं थी। हमारे को बोला कि आप इस विंग को ले जाइए बेलगाम जी, यहाँ से दूर, जहाँ पर ये मराठा रेजिमेंटल सेंटर है, उनकी ट्रेनिंग एरिया है, आपको वो मिल जाएगा, वहाँ पर आप स्कूल शुरू करें। तो फिर से शुरू करना पड़ा जो कुछ किया जी। साथ में जितने भी कमांडो हमारे अफसर थे वो बांग्लादेश भेजे गए या बॉर्डर पर बांग्लादेश के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए। जो हमारे बंगाली थे, जो बंगाली बोल सकते थे जी। क्योंकि 71 वॉर में मेन काम और मेन लड़ाई बांग्लादेशियों ने ही करी थी जी। उनको मालूम था, वो मुक्ति बाहिनी ने करी थी और उनके 2-3 और थे जिन्होंने करी थी जी। आपने इसके बाद में आईटीसी को भी ज्वाइन किया, तो वहाँ आपका रिसर्च वर्क किस तरह का था? आईटीसी का तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं ये छोड़ने के बाद मेरे को नौकरी मिल गई आईटीसी में, ट्रैवल डिवीज़न में, क्योंकि आईटीसी ने अपने होटल डिवीज़न में को भरने के लिए बोला कि एक ट्रैवल डिवीज़न शुरू करनी चाहिए, क्योंकि 3 मेन होटल होते थे, एक ताज ग्रुप का, दूसरा ओबरॉय का और तीसरा आईटीसी का जी। और उन तीनों में आगरा, जयपुर और दिल्ली का सर्किट चला रहता था। मैंने देखा कि ये तो चलेगा नहीं, कंपटीशन जो अगर हमने एक रेट बोला हुआ है तो ओबरॉय वाले उससे कम रेट में ले लेते थे या फिर ताज वाले ले लेते थे। हमने कहा कि हमारे को दूसरी डेस्टिनेशन ढूंढनी है। जी। दूसरी डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए
मैंने बोला था हिमाचल और लाहौल स्पीति का होना चाहिए। जी तो इधर की मैंने 95 में 5 चक्कर लगाए जी, टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए। explore और करने के हाँ, लिए। उसकी रिपोर्ट लिखी कि ऐसे जाएंगे, एक गाड़ी में 4 जने, एक जो ड्राइवर होगा उसको अंग्रेज़ी या जो भी लैंग्वेज है पूरी और इलाके का पूरा ज्ञान होगा, जी बता सकता है कि अगले मोड़ पर वो पहाड़ दिखेगा, जी कौन सा पहाड़ है, ये पौधे कौन से हैं, जी। इधर कौन से जानवर हैं, सारा कुछ जाना है। और फिर एक एडवांस पार्टी अच्छी जगह पर लोकेशन पर जाके चाय या दोपहर का खाना तैयार लेट कर, जैसे आर्मी में होता है। जी, पूरा जो आपका प्लान था वो रेडी था। बहुत बढ़िया बनाया हुआ था। तो प्लान था कि शिमले से जाएंगे नारकंडा, नारकंडा से सरान, जी। नहीं सरान नहीं है, क्या नीचे जहाँ उनका पैलेस है रामपुर। रामपुर, जी रामपुर से जाएंगे सरान, जी सरान से जाएंगे स्पीति। जी। नहीं। तो इस तरह से आपने पूरे हिमाचल को जो है वो एक्सप्लोर करने का पूरा प्लान बना पूरा दिया था। प्लान बनाया, बना के लिख के दे भी दिया था। जी, जिस तरह से खन्ना जी आप काफ़ी जो है प्रकृति के बहुत नज़दीक रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आपने टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया, तो आप क्या फ्यूचर प्लान्स रखते हैं कि जिस तरह से जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी इस खूबसूरती को वो समझ सके, देख सके? ये मेरे को दुख ये होता है जी दीक्षा जी कि आजकल की पीढ़ी को मैंने देखा है रिच पर और दूसरी जगह, वो अपने फ़ोन पर लगे रहते हैं, जी पूरे टाइम बैठे हुए हैं रिच पर साइड में, फ़ोन है सामने। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अभी उन्हें एक मैसेज ज़रूर दें कि आप क्या चाहते हैं उनसे। देखिए मैंने यहाँ पर शिमले के आसपास जी पूरे हिमाचल में सारी चोटियाँ चढ़ी हुई हैं, जी पहाड़ियाँ चढ़ी हुई पैदल, जी नीचे खड़ में जाके ऊपर जाके, जी एक जगह नहीं गया, ये करोल टिब्बा। जी और मैं इस साल पूरा करना है, जब तक कि मैं चल सकता हूँ। लेकिन इनको जाके देखना है कि हमारे में प्रकृति का कितनी सौंदर्य है। जी ये अगर आप जाएंगे नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक्सरसाइज भी नहीं मिलेगी। और मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर तो आर्मी भी नहीं ज्वाइन करना चाहते लोग। जी क्यों? क्योंकि उनमें वो जज्बा नहीं है। हमने तो देखा हुआ है, 2 लड़ाइयाँ देखी हुई हैं, 71 की भी देखी है, उसके बाद और भी हुई हैं, जी। और जिन्होंने लड़ाई करी है वो मेरे यार दोस्त हैं। जी अब यहाँ पर जो जनरल हैं ये तो उस वक्त ज्वाइन भी नहीं करे हुए थे। जी, आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और साथ ही साथ जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज दिया कि ज़रूरी है कि प्रकृति को वो जाने। आप कार्यक्रम में आ जाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, जी। थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे मेजर सुधीर खन्ना जी, जिनसे हमने जाना उनके जीवन का विस्तृत अनुभव। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।